हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड लेक्चर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप पिछला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन। आज हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले पिछले लेक्चर में क्या था उसे एक बार रिव्यू करते हैं। लेट्स सी। लास्ट लेक्चर में हमने डाल्टन्स मॉडल के बारे में पढ़ा था और देखा था हर एक स्टेप पे वो फेल कैसे हुआ था। डाल्टन मॉडल हर एक स्टेप पे फेल हुआ था। इट वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल डाल्टन भाई साहब ने दिया था। पढ़ते इसलिए बिकॉज उन्होंने सोच की शुरुआत की थी, बट बाद में टाइम के साथ जब चीजें नहीं आती गई, मॉडल बुरी तरह से फेल हुआ। कैथोड रेज हमने देख ली, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई वो हमने देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हमने देख ली। बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, पेनिट्रेट कर सकती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, ये सारी चीजें हमने देख ली, राइट। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उसे खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। उसके चार्ज टू मास रेशियो की बात करेंगे जो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करके निकाला। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है उसकी बात करेंगे, इसका नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे। पहली बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ थ्योरी आपके सिलेबस में है। इनफैक्ट इनकी कैलकुलेशन, ये कैसी चीजें निकली, ये आप मास्टर्स लेवल पे जाके करते हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल पे भी नहीं। जब आप मास्टर लेवल पे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो या फिर आप मास्टर लेवल पे केमिस्ट्री अंडरटेक करते हो, तब जाके इनके एक्सपेरिमेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है, तब जाके इनके एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है कि किया किस तरीके से था और असल में कैलकुलेशन आई कैसे। इन योर लेवल, जो आपका +1 लेवल है, जो आपका हाई स्कूल लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, उसमें सिर्फ इनके सेटअप के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आइडिया डेफिनेटली दूंगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि क्या किया था जिसकी वजह से यहां तक पहुंच पाए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की बात खत्म होगी, हम आज के ही लेक्चर में प्रोटॉन्स की बात करेंगे, कैसे डिस्कवर हुए, एनोड रेज की बात करेंगे। और एक बात को दिमाग में डाल लें, एनोड रेज प्रोटॉन्स नहीं होती। बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे इवन टीचर्स अनफॉर्चुनेटली गलत चीज कराते हैं, बोल देते हैं एनोड रेज की डिस्कवरी प्रोटॉन्स दर्शाती हैं। वो ऐसा नहीं है, प्रोटॉन्स अलग चीज है, एनोड रेज अलग चीज है। हाँ, एक स्पेशल केस ऑफ एनोड रे, प्रोटॉन निकल के आता है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर हम आएंगे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उस पे आएंगे हम। जे थॉमसन के मॉडल पे भी आएंगे। जे थॉमसन ने भी एक मॉडल दिया था, जे थॉमसन भाई साहब ने भी एक मॉडल दिया था जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था जे थॉमसन को। इसकी भी बात करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल पे आके हम आज की जर्नी रोकेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल को डिनाई करते हुए एक नया मॉडल आया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हमने काफी डीपली पढ़ना है, ट्रस्ट मी, बहुत डीप में जाके पढ़ना है। उसकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। आज की शुरुआत करें। डस्टर मैंने कहीं दूर रख दिया है, जस्ट अ सेक। चलो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक नंबर 1, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वंस अगेन मैं बता दूं, दोनों एक्सपेरिमेंट जो है जे थॉमसन के और मिलिकन्स के, उसकी थ्योरी सिर्फ आपके पास है, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। और किया क्या, सेटअप क्या था एक्सपेरिमेंट का, वो हमें चीज पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। चलो, तो आज का पहला टॉपिक, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बाय कितना मास है, ये रेशियो, ना चार्ज ना अलग से मास, सिर्फ ये रेशियो पता करने के लिए हमारे जे थॉमसन भाई साहब ने क्या किया, ये तो सबको याद होगा। दिस इज माय कैथोड रे, जिसको क्रूक्स ट्यूब भी बोल रहे हैं, कैथोड ट्यूब है। दिस इज माय कैथोड, बहुत हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है, नेगेटिव के साथ।
एंड दिस इज माई एनोड। इतना सेटअप सबको पता है, दिस इज माई कैथोड, दिस इज माई एनोड। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन्स बोलना भी ठीक नहीं है, अभी तक हम इसे कैथोड रे ही बोलेंगे। इन्होंने क्या किया, इस अपैरेटस को थोड़ा एक्सटेंड किया, इस अपैरेटस को स्लाइटली एक्सटेंड किया। ये ग्लास ट्यूब ही है, ग्लास ट्यूब फर्दर ऐसे कर दी एक फनल की तरह इस ग्लास ट्यूब को आगे भी। पहले ट्यूब ऐसी थी, अब ये ट्यूब ऐसी है। और क्या किया, इसके दोनों तरफ ये नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी। एक और चीज की, इन्होंने मैग्नेट्स भी लगाई। मैग्नेट्स कैसे लगाई, एक मैग्नेट इधर देखो, ये ट्यूब है, यहां पॉजिटिव प्लेट, यहां नेगेटिव प्लेट, यहां नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल। तो इन्होंने 3D में थोड़ा बनाऊंगा तो आप कैसे समझोगे, इस तरफ नॉर्थ पोल लगा दिया, मैग्नेट लगाई, और बैक साइड पे साउथ पोल लगा दिया, बैक साइड पे साउथ पोल लगा दिया। तो अगर विजुअलाइज करो 3D में तो क्या है, ये मेरी कैथोड ट्यूब है, यहां पॉजिटिव प्लेट, यहां नेगेटिव प्लेट, यहां एक मैग्नेट, यहां एक मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, ऐसे लगा दिया। अब हुआ क्या, एंड इस एनोड पे छेद कर दिए थोड़े। तो उन्होंने देखा, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या देखी, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, इन प्लेट्स की वजह से, एंड नो मैग्नेटिक फील्ड वॉज देयर। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई नहीं की गई, यानी ये चार्ज प्लेट भी नहीं रखी और ना ही मैग्नेट्स रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा हटा देता हूं, यहां नॉर्थ है, बैक साइड पे साउथ है, दिस इलेक्ट्रॉन वेंट अनडेविएटेड। यहां एक स्पॉट आ गया, इस स्क्रीन पे अगेन ZNS लगाया तो देखा स्पॉट बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन वाज अनडेविएटेड, माय इलेक्ट्रॉन वाज अनडेविएटेड, मेरे इलेक्ट्रॉन में कोई डेविएशन नहीं आई। फिर उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यानी ये प्लेट्स लगाई, तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको इस नेगेटिव चार्ज से धक्का लगेगा, रिपेल होगा और पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी की, पहले पॉइंट ए पे स्पॉट बना, फिर पॉइंट बी पे स्पॉट। स्पॉट बनना मतलब फ्लोरोसेंस, हमने बताया था जब ZNS से इलेक्ट्रॉन टकराता है तो एक ब्राइट स्पॉट बनता है। तो जब when electric field was applied, electron deflected and spot was seen at point को नाम दिया B। सिमिलरली आगे क्या किया इन्होंने, थॉमसन भाई साहब ने आगे क्या किया, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे गया। मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हो, यहां एक मैग्नेट और बैक साइड पे एक मैग्नेट, तो ये उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया। तो स्पॉट वॉज नोटिस्ड, मान लेते हैं इस पॉइंट को C, नोटिस्ड एट पॉइंट C। इन्होंने देखा जब कुछ नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कुछ नहीं है, तो सीधा जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे एक तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे एक तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन है, जो ये डिफ्लेक्शन आई, डिफ्लेक्शन मतलब जा ऐसे रही थी, डिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली गई, दिस डिफ्लेक्शन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन फेंका तो इतना डिफ्लेक्ट हुआ, अगर कोई पार्टिकल फेंकता जिसका चार्ज होता 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। और एक और चीज ऑब्जर्व की, मेरी डिफ्लेक्शन वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना भारी पार्टिकल यहां से आ रहा है उतना कम डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन जितनी हुई, जितना चार्ज ज्यादा उतनी डिफ्लेक्शन, और जितना मास ज्यादा उतनी कम डिफ्लेक्शन हो रही थी। और ये सब पढ़ने के बाद, इसे ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कैलकुलेशंस लगाई
उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस लगाई, अगेन इट इज नॉट इन योर सिलेबस, नॉट एट ऑल इन योर सिलेबस, आपको कहीं मिलेंगी भी नहीं है। वहां से उन्हें एक चीज निकल आई, क्या, यानी यहां से क्या पता लगा, मेरी डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, मास m। मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरी डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास। और कैलकुलेशंस करने के बाद यह पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो आ रहा है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 चार्ज बाय मास, चार्ज की यूनिट कूलम, मास की यूनिट केजी। दिस वॉज द चार्ज टू मास रेशियो विच वॉज कैलकुलेटेड बाय जे थॉम्सन। जे थॉम्सन भाई साहब ने यह चीज कैलकुलेट करके हमें बताई। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके बॉक्स के अंदर डाल देंगे, माई चार्ज टू मास रेशियो मैं साइड में लिख दूं, फॉर इलेक्ट्रॉन मेरा चार्ज टू मास रेशियो इज 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। दिस इज द चार्ज टू द मास रेशियो फॉर गिवन इलेक्ट्रॉन, फॉर गिवन इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, डिफ्लेक्शन देखी, बोला डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगी, जब चार्ज ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन कब कम होगी, जब भारी एक चीज होगी, किसी भारी इंसान को भाग रहे हो तुम्हें धक्का देके डिफ्लेक्ट करना मुश्किल है, तो भारी चार्ज होगा उसे डिफ्लेक्शन करना मुश्किल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और अंत में एक पता चीज चली कि जो ये पार्टिकल इधर से जा रहा है, कैथोड रे पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज बाय मास रेशियो पता लगा, ना चार्ज पता लगा ना मास, बट रेशियो निकालने में कामयाब हो गए, राइट। सो दिस वाज अबाउट जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो इस तरीके से मुझे पता लगा, साइड में लिख दिया है। इसके बाद आए हमारे मिलिकन साहब। मिलिकन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम रखा मिलिकन्स, मिलिकन इज साइंटिस्ट जिसने एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया क्या, एक्सपेरिमेंट से एंड में पता क्या लगेगा, मुझे पता लगेगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में असल में कितना कूलम्ब चार्ज है, चार्ज की यूनिट इज कूलम्ब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंटेनर लिया, इन्होंने एक कंटेनर लिया, राइट, एक कंटेनर लिया, टोटली सील्ड कंटेनर है, कुछ अंदर बाहर नहीं जा पा रहा है इससे। एक बार मैं इसे ढंग से अगर बनाने की कोशिश करूं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया, एक सिलेंड्रिकल इन्होंने कंटेनर लिया, अगेन अपैरेटस है, कैलकुलेशन नहीं है। यहां से एक पंप लगाया, यहां ऑयल भर रखा है, ऑयल है, दिस इज ऑयल, दिस इज ऑयल। भोंपू देखा है, भोंपू जो रिक्शा वाले हॉर्न लगाते हैं, इसे दबाते हैं और आगे से आवाज निकलती है, इसे दबा रहे थे, आगे से ये ऑयल स्प्रे हुआ, यहां पर एक ऑयल स्प्रे हुआ, ठीक है। ऑयल स्प्रे हुआ, इन्होंने यहां पर एक और प्लेट लगाई जिसमें एक छोटा सा छेद किया, इसे ना एटमाइजर भी बोलते हैं, इसे एटमाइजर भी बोलते हैं। जब तुम वो करते हो ना, डीओ स्प्रे करते हो, तो क्या मिस्ट निकलती है, तो यहां पे ऑयल की मिस्ट आई, ऑयल मिस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं स्प्रे करने पे, तो ऑयल मिस्ट आई, ऑयल मिस्ट आई। तो डेफिनेटली ये ऑयल मिस्ट नीचे की तरफ जाएगी, ये ऑयल मिस्ट नीचे की तरफ जाएगी, कोई भी चीज को फेंक रहे हो वो नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, अपने वेट के कारण नीचे आएगी। तो यहां से ये इस छोटे से होल से ये ऑयल ड्रॉप्स नीचे आने लगी, मिस्ट के फॉर्म में है, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ये ऑयल ड्रॉप्स नीचे आने लगी। इन्होंने क्या किया, यहां एक एक्सरे मशीन लगाया,
और यहां से इन पे एक्सरे फेंका, यहां से इन ड्रॉप्स पे एक्सरे फेंका, जिसके कारण इन ड्रॉप्स पे दीज ड्रॉप्स एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, दीज ड्रॉप एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, इन ड्रॉप्स पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। एक्सरे का काम क्या होता है? एक्सरे किसी भी चीज को आयनाइज कर देती है। आयनाइज करना यानी उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ले आती है, राइट? तो क्या हुआ, इन ड्रॉप्स पे आ गया नेगेटिव चार्ज और उन्होंने क्या किया, इस नीचे वाली प्लेट पे इस नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, ये नीचे वाली प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक माइक्रोस्कोप लगाया गया, दिस इज माय माइक्रोस्कोप, दिस इज माय माइक्रोस्कोप, और इन ड्रॉप्स के ना मोशन को ऑब्जर्व किया गया। यहां से, ये रही मेरी आंख, यहां से इन ड्रॉप्स के मोशन को ऑब्जर्व किया गया। तो फिर से एक बार समझो, कंटेनर लिया, ऑयल फेंका, ऑयल नीचे जा रहा है, छोटे से छह एक एक करके ड्रॉप नीचे आ रही है, इन्हें आयनाइज किया गया, यानी ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज लाया गया और यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया गया, यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया गया और एक माइक्रोस्कोप से इसके मोशन को देखा गया। ड्रॉप नीचे जा रही है, मैं इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब देखो, अगर ये नेगेटिव प्लेट ना होती, अगर ये नेगेटिव प्लेट ना होती तो क्या होता, जो ये ड्रॉप्स नीचे गिर रही है वो कैसे गिरती? फ्री फॉल। अगर ये ड्रॉप्स गिर रही है नीचे तो ये फ्री फॉल गिरती, यानी इन पे क्या लग जाता, वो S = ut + ½ at², यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सारे रूल्स लग जाते। बट किस एक्सेलरेशन से गिरती? जी एक्सेलरेशन से गिरती। अगर सिर्फ ड्रॉप, ये प्लेट ना होती नेगेटिवली चार्ज, ये ड्रॉप टप 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 के, पानी गिर रहा है, टप 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 टप, सारे रूल्स क्या फॉलो करेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें जी तो लग रही है और तो कुछ नहीं लग रहा। बट जैसे ये नेगेटिव चार्ज आया, ये ड्रॉप्स और ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ड्रॉप्स पे भी नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट भी नेगेटिव, तो अगर ये मेरी ड्रॉप है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, mg, दिस इज वेट। क्या होता है पता है ना सबको? माई वेट ऑफ अ बॉडी इज mg, माई वेट ऑफ द बॉडी इज mg, वेट ऑफ ड्रॉप। अगर ये नेगेटिव प्लेट ना होती तो इसका सिर्फ ड्रॉप का वेट लग रहा होता नीचे, जिसकी वजह से वो नीचे आराम से जा रही होती। बट अब इस चार्ज की वजह से ये ड्रॉप कुछ रिपेल भी हो रही है, यानी इस पे ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रही है। उस फोर्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यार नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो नॉर्मली जैसे ये गिरती तो जिस स्पीड से ये गिर रही है अभी, अगर ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगे तो उससे कम स्पीड से गिरेंगे। सोचो ना यार, एक तो फ्री फॉल है, ड्रॉप गिर रही है टप 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 टप, बहुत बढ़िया। अगर कोई ड्रॉप को ऊपर की तरफ जोर लगा दे तो कम स्पीड से गिरेंगी। तो इस माइक्रोस्कोप से इस ड्रॉप पे लगने वाली फोर्स की वजह से इसके ड्रॉप होने की स्पीड डेफिनेटली कम हुई। और इसकी स्पीड को देखते हुए यह अंदाजा लगाया गया, यार इस पे क्या चार्ज रहा होगा, इस ड्रॉप पे क्या चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से स्पीड इतनी आ गई। मान लो स्पीड इसने डिटेक्ट कर ली, माइक्रोस्कोप से देखा गया, स्पीड इन्होंने डिटेक्ट कर दी कि नॉर्मली तो सर आनी चाहिए थी इस टाइम पे मान लो 20 मीटर/सेकंड, बट इसकी वजह से रिपेल हो रही है, वो आ रही है 10 मीटर/सेकंड। तो उन्होंने देखा यार किस फोर्स ने जो ऊपर लग रही है इसकी स्पीड कम की, और उससे इन्होंने अंदाजा लगाया यार क्या चार्ज रहा होगा, ताकि इस प्लेट ने उसे रिपेल किया होगा और स्पीड घट के इतनी हो गई। तो ये सब करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसे E से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सब करने के बाद फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि मेरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, दैट मींस मेरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर E/m भी मुझे पता है और मुझे E भी पता है,
मुझे पता है माई ई बाय एम इज 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, और मुझे ई भी पता है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मैं डेफिनेटली यहां से एम निकाल पाया, डेफिनेटली मैं यहां से मास भी निकाल पाया, और इस कैलकुलेशन के बाद इलेक्ट्रॉन का मास मेरे पास निकल के आया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। तो ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, और उसका चार्ज बाय मास रेशियो 1.75 इंटू 10 की पावर -11 है। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? तो कुछ पॉइंट्स मैं यहां लिख देता हूं। दे यूज्ड एन एटमाइजर टू स्प्रे the oil in the container. These oil drops acquired negative charge. किसकी वजह से? एक्सरे इन पे डाली गई, जो अंदर एयर थी वो आयनाइज हुई, वो पॉजिटिव हुई, ऑयल ड्रॉप्स नेगेटिव हो गई। इसने क्या किया? एक्सरे ने एयर को आयनाइज किया। एयर आयनाइज किया मतलब एयर में जो भी मॉलिक्यूल्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो वो पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव एयर के कांटेक्ट में जब ऑयल आया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, राइट। उसके बाद थ्रू माइक्रोस्कोप मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉप्स was observed। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? 0.1, 0.2, 0.3। इसके बाद ये 0.4 ये लिखोगे। दो फोर्सेस लग रही है, एक तो ड्रॉप का खुद का वेट जिसकी वजह से नीचे जाती, बट इसे एक और फोर्स लग रही है इस नेगेटिव प्लेट की वजह से ऊपर, तो इसकी स्पीड गिरने की कम हो गई। और फिर देखा गया यार क्या चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से स्पीड कम हुई, और फाइनली हमें मिल गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ई बाय एम रेशियो थॉमसन भाई साहब ने पहले बता दिया था, ई बाय एम रेशियो थॉमसन भाई साहब ने पहले बता दिया था, उसी से मैंने निकाल लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका मास एंड उसका चार्ज बाय मास रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रटी हुई होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए, कोई और तरीका ही नहीं है, याद होनी चाहिए, राइट। चल, तो दिस इज माय सेकंड एक्सपेरिमेंट जिससे मुझे चार्ज के बारे में पता लगा। एक और चीज बच्चे मैंने नोटिस किया ना यार, कॉन्फिडेंस की कमी है, यहां भी है बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। देखो ना +1 +2 में शुरुआत में सबको दिक्कत आती है। कॉन्फिडेंस जिसने लूज कर दिया वो तो खत्म है, ही इज गॉन। कॉन्फिडेंस जिसने लूज कर दिया ही इज टोटली अटरली गॉन, गया, खत्म है, वो बंदा ही खत्म है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, कॉन्फिडेंस लूज करने से होता क्या मैं बताऊं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय IIT JEE, जब मैं IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था इन द ईयर 2009, 2007 में मेरी 10वीं हुई थी, 2009 में 12वीं हुई थी। 10वीं में आई वाज 3rd रैंक इन पंजाब, CBSE का स्टेट रैंक्स निकालती है, तो पंजाब में मेरा 3rd रैंक था, ओवरऑल मेरा 27 रैंक था इंडिया में। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कि यार 10th में इतना अच्छा है, +1 +2 तो फोड़ देंगे। +1 में आए, अचानक से बड़े हो गए, नए शौक चढ़ गए, सबको चढ़ते हैं, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम रहने लगा। फिर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वर ऑलवेज माई फेवरेट। फिजिक्स तो हद से ज़्यादा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वर ऑलवेज माई फेवरेट। टाइम बीता, पर निकल आए, 11वीं में मज़े किए दोस्तों के साथ, ये वो पार्टी, यहाँ वहाँ जाना, सब कुछ, पढ़ाई के अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ ही कर लिया। जेई का पेपर दिया हमारे टाइम में ना, तुम्हारे टाइम में तो जेई मेंस होता है और एडवांस होता है ना, हमारे टाइम में होता था AIEEE, जो तुम्हारा जेई मेंस है, हमारे में अलग नाम था इसका, AIEEE, और एडवांस को बोलते थे IIT JEE। AIEEE के थ्रू NITs में एडमिशन मिलती थी, और एडवांस के थ्रू जो हमारा IIT का मेन पेपर होता था उसके थ्रू हमें IITs में एडमिशन मिलती थी। इतना ओवर कॉन्फिडेंट था मैं
कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतला सा डिफरेंस है, बहुत पतली सी एक रेखा है। ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने AIEEE, जिसे आप आजकल जानते हो किसके नाम से, जेईई मेंस के नाम से, वो दिया ही नहीं। जेईई मेंस के नाम से आप जानते हो, वो दिया ही नहीं। सिर्फ क्या दिया, जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर IITs, ये दे दिया। रिजल्ट आया, फिजिक्स 108 मार्क्स, केमिस्ट्री 108 मार्क्स। अब ये है 120 मार्क्स का पेपर होता था, हाईएस्ट इन इंडिया फिजिक्स में, केमिस्ट्री हाईएस्ट इन इंडिया, मैथ्स 0, मैथ्स 0, मैथ्स 0। सब हैरान थे, यार कैसा हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट और मैथ्स में 0। मैथ्स में मेरा कॉन्फिडेंस बच्चे इतना गिर गया था, हालांकि बोर्ड्स में, +2 बोर्ड्स में आई स्कोर्ड 97 इन मैथ्स +2 में, बट मैं उतना ही पढ़ता था कि बोर्ड हो जाए। मैथ्स में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। मैं मैथ्स उतना पढ़ता था जिससे मेरी फिजिक्स हो जाए। इंटीग्रेशन देख ली, डिफरेंशिएशन देख ली, वेक्टर्स देख ली, बस काम खत्म। नेक्स्ट ईयर आई हैड टू ड्रॉप। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कोचिंग लेना शुरू किया चंडीगढ़ में ही, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैथ्स समझ ही नहीं आ रहा। जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको एडवांस लेवल मैथ्स समझना बहुत मुश्किल है, इट्स अ फैक्ट। 1-2 महीने पढ़ा, वापस निकल गया। सारे जितना भी स्टडी मटेरियल था उठा लिया, सारा स्टडी मटेरियल उठा लिया। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। NCERT उठाई मैथ्स की, करना शुरू किया। जब तक NCERT 3-4 बार पूरी तरह नहीं कर ली, ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए इसमें, मैंने एडवांस का मटेरियल छुआ ही नहीं। फिर धीरे धीरे अलग अलग अकेडमीज का मटेरियल लेता गया, करता गया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस मैथ में इतना डाउन हो चुका था कि मुझे लगा था यार नहीं हो सकता, मैं कुछ और कर लूंगा, इंजीनियरिंग छोड़ दो। बट अगले साल ड्रॉप करने के बाद हालांकि P और C में मार्क्स कम हो गए, 94, 97, बट मैथ्स में 82 आ गए, यानी क्वालिफाइड। तो दैट मीन्स आपने डरना नहीं है यार। आई एम देयर फॉर यू। मैं ये बताने के लिए बैठा हूं कि तुम क्या क्या गलती कर सकते हो, जो मैंने लास्ट ऑनलाइन सेशन में भी बताई। सिलेबस को लेके भागो मत। मुझे भी बहुत था यार, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। और इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने 12वीं के मिड में सब खत्म कर लिया था। ऐसी कोई चीज नहीं थी फिजिक्स में, ट्रस्ट मी, जो मुझे नहीं आती थी, सब कुछ। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया। मैथ्स में कभी कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाया। उस कॉन्फिडेंस ना बनने के चक्कर में आई लॉस्ट 1 ईयर ऑफ माई लाइफ। 1 साल ड्रॉप किया, बाद में पता लगता है 1 साल की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? तो आप ऐसा ना करें। कभी भी कोई दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, मोटिवेशन की जरूरत है, गिव मी अ कॉल कर लो डायरेक्टली, सर दिक्कत आ रही है। चीज़ें आसान हो जाती हैं, थोड़ी ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी ट्रिकी है, बट आसान हो जाती हैं। चलो खैर, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता लग गया, अब आगे आते हैं। चलो, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? PROTON, मैं स्मॉल p से इसे डिनोट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब पता लग गया भाई। प्रोटॉन कहां से आया? कई लोगों को गलतफहमी है कि एनोड रेज ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये तो हमें पता है भाई, कैथोड रेज क्या है, हमें पता है कैथोड रेज डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। बट याद रखना, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स। क्यों, अभी देखते हैं। हमारे गोल्डस्टीन भाई साहब थे एक, हमारे एक भाई साहब थे, मेरे भाई साहब नहीं है, मैं अंग्रेज नहीं हूं, दिखता हूंगा, गोल्डस्टीन भाई साहब थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कंफ्यूज मत होना। यूज इन्होंने भी कैथोड रे ट्यूब ही की। इन्होंने क्या लिया? कैथोड रे ट्यूब ली, कैथोड रे ट्यूब ली। दिस इज माय कैथोड, दिस इज माय एनोड। और यहां से ना गैस को पूरी तरीके से नहीं निकाला। हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप लगाते हैं और गैस निकाल लेते हैं ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, बाकी एटम से टकराए नहीं। प्रेशर बहुत कम कर दिया, बहुत माइन्यूट प्रेशर रखा। माइन्यूट प्रेशर रखने का मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में गैस अंदर रखी
स्मॉल अमाउंट में गैस अंदर रखी और क्या ऑब्जर्व किया, यहां लगा दी जिंक सल्फाइड की लेयर, यहां लगा दी ZnS जिंक सल्फाइड की लेयर, जिंक सल्फाइड लेयर, और देखा यार यहां भी स्पॉट्स बन रहे हैं, यहां भी देखा स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, यहां नजर आ रहे थे तो वो तो सेंस बन रही थी कि इलेक्ट्रॉन आए एनोड से पेनिट्रेट कर गए, यहां टकराए Zn से स्पॉट्स बने। सर यहां स्पॉट्स क्यों बने? हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे थे, हाई स्पीड में जा रहे थे बेचारे इलेक्ट्रॉन्स, यहां एटम्स थे एयर के, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट कर सकते हैं, और पेनिट्रेट जब इन्होंने किया, मेरे पास एटम है, इलेक्ट्रॉन आया, इतनी एनर्जी से आया कि इन्होंने इस एटम से भी, इस एयर मॉलिक्यूल से भी या एयर के एटम से भी इलेक्ट्रॉन्स और बाहर निकाल दिए। खुद तो पेनिट्रेट करके निकल गए, इनके भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी मैं बोलूंगा एयर को आयनाइज कर दिया। एयर गेट्स आयोनाइज्ड बाय कैथोड रेज, बाय कैथोड रेज। लंबा हो रहा है ये लेक्चर, कोई बात नहीं। कैथोड रेस की वजह से एयर आयोनाइज हुई, और अगर एक एयर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एयर एटम में क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी ये एयर एटम्स में चार्ज आया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कैथोड की तरफ ही जाएंगे। दिस वाज कैथोड नेगेटिव, दिस वाज एनोड पॉजिटिव। तो ये एयर के आयंस, ये एयर के आयंस इस तरफ आना शुरू हुए, और जब यहां टकराए, जब यहां टकराए तो स्पॉट्स आया। तो मेरी एनोड रेज है क्या? माय एनोड रेज का ओरिजिन है क्या? दीज आर नॉट प्रोटॉन्स, दीज आर पॉजिटिव आयंस ऑफ एयर एटम्स या मॉलिक्यूल्स। दीज आर नॉट प्रोटॉन्स, दीज आर नॉट प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स नहीं थे, ये प्रोटॉन्स नहीं थे, ये तो आयंस थे। इलेक्ट्रॉन निकला एयर से, पॉजिटिव आयन बना, वो इस तरफ आया, स्पॉट्स डाले। तो एनोड रेज आर, सबसे पहली बात, दीज आर नॉट प्रोटॉन्स। प्लीज याद रखना, कई आपको झूठ बोलेंगे, कई बच्चे अटक जाएंगे आपके आसपास पढ़ रहे होंगे प्रोटॉन्स तो एनोड रेज सेम होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटॉन्स अलग चीज है, एनोड अलग चीज है। तो सर प्रोटॉन्स कैसे आए? अब भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया, फिर से ये लिया, फिर से ये लिया, और यहां पर अब सिर्फ हाइड्रोजन गैस रहने दी। इस वैक्यूम ट्यूब में सिर्फ हाइड्रोजन गैस रहने दी। तो भाई साहब हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो नहीं होता, न्यूट्रॉन तो नहीं होता हाइड्रोजन में, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए यार। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां आए और हाइड्रोजन एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, तो बचा क्या? प्रोटॉन। तो जब स्पेसिफिकली हाइड्रोजन गैस डाली गई तो बचे प्रोटॉन्स, और वो करे इस तरफ मूव। क्यों? कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव इस तरफ आ रहे हैं। अब जो स्पॉट्स आए, दीज वर ड्यू टू प्रोटॉन्स। अब पता लगा, अच्छा ये प्रोटॉन्स हैं भाई, ये प्रोटॉन्स हैं। एनोड रेज कोई भी आयोनाइज्ड गैस स्पॉट यहां डाल सकती थी, डाले, दिस इज एनोड रेज, ये प्रोटॉन्स है। जब स्पेसिफिकली, when specifically hydrogen atoms were introduced in the tube, तब पता लगा प्रोटॉन के बारे में, तब पता लगा प्रोटॉन के बारे में। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? बहुत बढ़िया। चलो, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय गोल्डस्टीन, जिन्होंने एनोड रेस के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन आए, आयनाइज किया, मॉलिक्यूल एयर का आयनाइज्ड एटम इस तरफ आया, दैट इज माय एनोड रेस। स्पेसिफिकली हाइड्रोजन डाला, इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बचा? प्रोटॉन। तब उसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करना शुरू की। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रोटॉन नहीं बोल रहा मैं, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं मिटा दूं ये, मैं मिटाता हूं ये, और शुरू करते हैं पॉजिटिव रेज या एनोड रेज। इन्हें कैनल रेज भी बोल रहे थे, कैनल रेज भी बोल रहे थे इनको।
कैनल रेज भी इनको बोला जाता है। तो चाहे एनोड रेज बोलूं या कैनल रेज, कैनल रेज, CANNEL या CANELL, वो आप खुद देख लेंगे। कैनल रेज भी इन्हें बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, अब ध्यान से देखना, हमने देखा था कैथोड आप जो मर्जी लो, कैथोड आप जो मर्जी लो, निकल इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं, और हमने बोला था दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मटेरियल। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हर एक जगह से। बट जो एनोड रेज है वो क्या है? वो तो एक चार्ज्ड एयर का मॉलिक्यूल है या एयर का आयन है। वो तो एयर पे डिपेंड कर रहा है कि अंदर भरा क्या है। तो लिखेंगे जब इसका चार्ज टू मास रेशियो देखा, एनोड रेस का, प्रोटॉन्स का नहीं, नॉट प्रोटॉन्स, तो देखा ये डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट फॉर ऑल गैसेस, डिफरेंट फॉर ऑल गैसेस। अलग अलग गैस डालोगे उनका मास अलग अलग होगा। चार्ज जिस तरीके से आयनाइज है, 2 पॉजिटिव है या 1 पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड कर रहा है किस पे? गैस पे। कैथोड रे में ऐसा नहीं था। कैथोड रे में तो इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे थे, अंदर कोई गैस है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन एक जैसा, चार्ज बाय मास रेशियो सेम। बट एनोड रेज में जब चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया तो इट वॉज डिफरेंट फॉर ऑल द गैसेस। नंबर 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दीज आर पॉजिटिव रेज। नंबर 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन कॉज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। स्पॉट्स आए यानी केमिकल चेंज हुआ, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एक और चीज, इसका चार्ज, अब सिर्फ प्रोटॉन की बात करता हूं, प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड इज सेम एज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे यही चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड सेम बट पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज मेरे प्रोटॉन पे होने वाला है। दिस इज माई चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। और प्रॉपर्टी यार, दे विल डिफ्लेक्ट, सारी प्रॉपर्टीज जो कैथोड रे शो कर रही हैं, दीज विल डिफ्लेक्ट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता लगा ये पॉजिटिव रेज हैं? करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। कैथोड, एनोड, यहां से यहां ये चार्ज आयंस आ रहे हैं, यहां प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखा गया ये ऐसे कुछ बेंड हो रही हैं, यानी नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, तो डेफिनेटली क्या होंगी? पॉजिटिव रेज होंगी। दे विल डिफ्लेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल डिफ्लेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई बच्चे? अगेन, अगर 6, they possess both kinetic energy and momentum, they possess both kinetic energy and momentum। तो आप जितनी भी ये प्रॉपर्टीज देख रहे हो ना, डिफरेंस क्या है? वहां पर E/m रेशियो फिक्स था, वहीं से पता लगा था फंडामेंटल क्वांटिटी है, हर मटेरियल से निकल रहा, हर मटेरियल कैथोड का चेंज करते जाओ, कैथोड का मटेरियल चेंज करते जाओ, अलग अलग मेटल के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे थे। तो E/m रेशियो वाज सेम, बट अलग अलग गैस भरो, एनोड रेज अलग अलग हो रही थी, तो E/m रेशियो डिपेंडिंग अपॉन गैस। और डिफरेंस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। बाकी देखो सारी चीजें सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही है, हालांकि अलग अलग होंगी। कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, एनोड रेज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, अलग है, बट डिफ्लेक्ट डेफिनेटली हो रही है। दोनों मैकेनिक, फिजिकल और केमिकल चेंज करने के काबिल थी। क्यों? इसने भी यहां पर ZnS को चमका दिया, भाई चमक रही है कोई चीज से टकराई और चमकी, यानी कुछ केमिकल ही तो रिलीज हुआ होगा जो चमक रहा है। तो केमिकल और फिजिकल चेंज ये भी कर सकती थी। इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है, सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। याद क्या रखना है? चार्ज इज ऑपोजिट एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो याद रखना, जब आपको गिवन है +1 चार्ज, इसका मतलब क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर बोल रहा है चार्ज -1, इसका मतलब है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। किसी ने बोल दिया +2 चार्ज, +2 चार्ज का मतलब क्या है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। किसी ने बोल दिया -3 चार्ज है, इसका मतलब क्या चार्ज है, अगर -1 का ये है तो -3 का 3 टाइम्स ये, 3 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज को लिख तो ऐसे देते हैं +1 -1 +2 चार्ज -3 चार्ज। मतलब क्या है इसका, ये असल में चार्ज कितना कूलम है, इतना कूलम है भाई, इतना कूलम है, राइट। +1 चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, -1 चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, +5 चार्ज 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्लीज इस चीज को याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी एनोड रेस की डिस्कवरी हुई, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन डाला गया, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम सी नजर आ रही थी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे। एनोड रेस वाज डिपेंडिंग अपॉन जो गैस डाली गई है। कैथोड रेस ऐसा नहीं था, हर बार इलेक्ट्रॉन निकल रहे, E/m रेशियो इज सबका सेम। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में अब हमें करना पड़ेगा क्या, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, और हम ये भी देखेंगे जे थॉमसन ने क्या मॉडल दिया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। हालांकि बाद में जाके फेल हुआ, बट डेफिनेटली अपने टाइम पे तो बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने कही। फिर रदरफोर्ड मॉडल पे आएंगे, फिर आएंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। तो अगले लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा कि हम 2 मॉडल्स, कौन कौन से, जे थॉमसन और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और उनका मॉडल हम करें। रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ, बोर ने किया। बोर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने आइंस्टाइन को चैलेंज कर दिया था कई थ्योरीज पे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मजे करें, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। जय हिंद।